नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। जी। हमारा स्रोत है ये किताब और इसके मुख्य सबक, और कोशिश ये समझने की है कि पैसे के साथ सफलता असल में हमारी समझदारी से ज्यादा हमारे व्यवहार पर क्यों निर्भर करती है। किताब की एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी। पैसे के मामले में अच्छा करना इस बात पर कम निर्भर करता है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इस बात पर बहुत ज्यादा कि कोई कैसा व्यवहार करता है। तो चलिए इसी को खोलते हैं। बिल्कुल। तो पहला बड़ा सबक यही हुआ कि फाइनेंशियल सक्सेस जो है वो जटिल रणनीतियों से ज्यादा हमारी सोच, हमारी आदतों, मतलब मानसिकता का खेल है। क्या ये कहना सही होगा? लोग जानते हुए भी गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ज्ञान और व्यवहार, इनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला हो सकता है। और यहीं देखिए मनोविज्ञान का रोल आता है। अच्छा। इसको किताब के एक और सबक से जोड़ सकते हैं, भाग्य और जोखिम का सच होना, मतलब लक और रिस्क। हाँ हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। कई बार हम सोचते हैं कि सारी सफलता सिर्फ हमारी मेहनत या स्मार्टनेस का नतीजा है, और अगर कोई असफल हुआ तो शायद वो आलसी था। हाँ, अक्सर यही सोचा जाता है। पर सच ये है कि बाहरी ताकतें, जैसे अच्छी किस्मत का मिल जाना या फिर अचानक कोई बड़ा जोखिम आ जाना, इनका हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये मानना क्यों जरूरी है? देखिए, इसे मानने से ना हम थोड़े विनम्र बनते हैं और ये सीखते हैं कि सिर्फ अपनी काबिलियत पर इतराना नहीं है, बल्कि जो अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए भी तैयार रहना है। ये भाग्य और जोखिम वाली बात, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी प्लानिंग में थोड़ी, कह सकते हैं, कुशनिंग रखनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। जिसे किताब में मार्जिन फॉर सेफ्टी कहा गया है, मतलब गलती की गुंजाइश, सबक 8। अच्छा, मार्जिन फॉर सेफ्टी। जी। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर फाइनेंशियल पहलू के लिए जरूरी है। थोड़ी ज्यादा बचत, थोड़ा कम कर्ज, प्लान्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब बुरे वक्त में या कह लें बुरी किस्मत के झटकों को सहने में मदद करता है। और ये इस बात को भी सपोर्ट करता है कि हमेशा सबसे तर्कसंगत यानी रैशनल फैसले लेने से बेहतर है कि आप उचित यानी रीजनेबल फैसले लें। सबक 10। उचित मतलब ऐसे फैसले जिनके साथ आप चैन से रह सके, रातों को नींद आ सके, भले वो कागज पर गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट ना लगे। हाँ, ये बात तो है। और इसी से जुड़ा है वो इनफ यानी पर्याप्त का आइडिया, है ना? सबक 2। जी हाँ। किताब कहती है सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है अपनी गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। इसका मतलब क्या है असल जिंदगी में? क्यों मुश्किल है ये जानना कि भाई बस इतना काफी है? ये इसलिए मुश्किल है, देखिए, क्योंकि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। ये शायद हमारी फितरत में है। हाँ, ये तो होता है। जब आप देखते हैं कि कोई और आपसे ज्यादा कमा रहा है, ये ज्यादा खर्च कर रहा है, तो अपनी जो लक्ष्य रेखा है उसको वहीं टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आपने पर्याप्त की कोई सीमा तय नहीं की तो आप कितना भी कमा लें, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और ये खतरनाक जाल है। ये लालच की तरफ ले जाता है और फिर अक्सर बड़े फाइनेंशियल रिस्क्स लेने पर मजबूर करता है। और यहीं पर वो अमीर और धनवान होने का फर्क साफ दिखता है ना? सबक 3। एकदम। अमीर दिखना, शायद वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। हाँ, अमीर होना आय से या दिखावटी खर्चों से जुड़ा है, ये दिखता है। लेकिन धनवान होना, वेल्दी होना, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। अदृश्य कैसे? वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो बचत है, वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको भविष्य में आज़ादी देता है, ऑप्शंस देता है। असली दौलत वो है जो आपको ये सोचकर आराम से सोने दे कि अगर कल कुछ गड़बड़ हुई, नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो भी हालात आपके काबू में है। लोग अक्सर अमीर दिखने के चक्कर में धनवान बनने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। तो फिर धनवान बनने के लिए क्या चाहिए? कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या फिर साधारण चीजें ही काम आती हैं? कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में सबसे पावरफुल चीजें अक्सर बहुत ही साधारण होती हैं, जैसे लगातार बचत करना। सबक 4। सेविंग। अपनी कमाई से कम खर्च करना और सबसे जरूरी समय देना। यहीं पर कंपाउंड की ताकत सामने आती है। सबक 5। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। जी, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। आप वॉरेन बफेट का ही उदाहरण देखिए। उनकी ज्यादातर वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक लगातार इन्वेस्ट किया और धैर्य रखा। सही बात। तो समय और धैर्य यानी टाइम और पेशेंस। सबक 7।
ये आपके सबसे बड़े साथी हैं। इसका मतलब है कि छोटी शुरुआत से भी लंबे समय में बड़ा फर्क पड़ सकता है। बस शर्त यह है कि व्यवहार सही हो और सब्र रखा जाए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए? निचोड़ यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल ज्यादा है, हार्ड स्किल कम। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, अपनी सोच को लॉन्ग टर्म कैसे रखते हैं, भाग्य और जोखिम को कैसे समझते हैं, और बस बहुत हो गया या पर्याप्त को कैसे परिभाषित करते हैं। और अंतिम लक्ष्य, जैसा किताब बताती है, सबक 9, वो शायद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि आजादी हासिल करना है। स्वतंत्रता मतलब अपनी समय पर कंट्रोल पाना, ये तय करने की आजादी कि आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यही पैसे की सबसे बड़ी कीमत है। जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, देखिए, फाइनेंस बहुत ही पर्सनल चीज है। ये तर्क से ज्यादा हमारी भावनाओं से, हमारे पिछले अनुभवों से, हमारे डर और सपनों से जुड़ा है। हर किसी की कहानी अलग होती है, तो कोई एक फॉर्मूला सब पर फिट नहीं बैठता। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात, ये जानने के बाद कि हमारा व्यवहार ही हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की चाबी है, आज हर कोई अपनी मौजूदा इनकम या जानकारी के स्तर की परवाह किए बिना अपनी आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा प्रैक्टिकल बदलाव ला सकता है जिससे उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल भविष्य बेहतर हो सके।